गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रुद्रेश पांडे और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। तो हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12th और चैप्टर 8 के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं हमारे चैप्टर क्या है। तो हमारे चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव के स्वास्थ्य के बारे में और उनसे होने वाले रोगों के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से रोग मानव के शरीर के अंदर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है और इसे किस प्रकार से इसमें लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है और क्वेश्चन है एलर्जन क्या है, एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एलर्जन कहते हैं। एलर्जी को उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एलर्जन कहते हैं और एलर्जन का प्रारंभिक उद्भाषण शरीर में अति संवेदनशीलता उत्पन्न करता है, लेकिन एलर्जी उत्पन्न नहीं करता। तो शरीर बाद में प्राथमिक प्रतिरक्षक अनुक्रिया विकसित कर लेता है और जिसमें बी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, किंतु लगातार आक्रमण से कई बार जो है प्रतिरक्षाएं परास्त हो जाती हैं। इस संघर्ष में हिस्टामिन नामक रसायन शरीर में उत्पन्न होकर द्वितीय प्रतिरक्षक अनुक्रिया एवं एलर्जी उत्पन्न करते हैं। इसे हम विवत्स खुराक के नाम से भी जानते हैं। और आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें हमें जो है त्वचा पर खुजली होती है, दरारें पड़ जाती हैं, आँखों से पानी निकलना प्रारंभ हो जाता है, हाँफना स्टार्ट होता है व्यक्ति का, छींकना, सूजन आदि के प्रकार से लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है एलर्जिन के ये महत्वपूर्ण लक्षण हमें दिखाई देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं और हमें देखना है कि इनका संचरण किस प्रकार से होता है। संचरण यानी कि फैलना। तो ये जो रोग हैं किस प्रकार से फैलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे जो है फैलने वाले रोग हैं अमीबिता। तो क्या नाम है दोस्तों, अमीबिता। तो मानव को वृहद आंत में पाए जाने वाला इसका जो नाम है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जो है प्रोटोजोअन परजीवी से अमीबिता जो है ये अमीबी अतिसार होता है। यह कब्ज, उदरीय पीड़ा, ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्मल और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। यानी कि आपको उदरी पीड़ा होती है, ऐंठन होती है, श्लेष्मल और रक्त के थक्के वाला मल निकलता है। तो यही सब इसके रोग के लक्षण माने गए हैं। घरेलू मक्खियाँ इस रोग की शारीरिक वाहक होती हैं। यानी कि जो घरों में मक्खियाँ पाई जाती हैं इस रोग की महत्वपूर्ण वाहक मानी गई हैं और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती हैं। इतना काम ये करती हैं। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के मुख्य स्रोत माने गए हैं। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर में आसपास मक्खियाँ नहीं पनपने देना है और यदि ये मक्खियाँ पनप रही हैं तो हो सकता है कि हम कहीं इस रोग के शिकार ना हो जाएं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम दूसरा डिसीज देखते हैं। दूसरा डिसीज है हमारा मलेरिया। दूसरा डिसीज का नाम है हमारा मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत से छोटा सा प्रोटोजोएन मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है और प्लाज्मोडियम की जो है विभिन्न जातियाँ होती हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। यानी कि 3 प्रकार की प्रजातियों में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होने वाला एक मैलिग्नेट सबसे गंभीर है और यह घातक भी सिद्ध हो सकता है। मानव एनाफ्लीज मादा जो मच्छर होती है मानव में इस रोग का संचरण करती है। किसमें? मलेरिया के नामक बीमारी के लिए ये बहुत अलग होती है। इसके माध्यम से मलेरिया नामक बीमारी फैलती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। तो पानी की द्वारा संचरित होने वाले कुछ रोग निम्नलिखित होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे टाइफाइड, अमीबिता, एस्केरिस्ता आदि। अब देखते हैं हम सबसे पहले कि इन रोगों की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पानी को उबालकर या फिल्टर करके पीना चाहिए और पीने के पानी को साफ बर्तन में ढककर रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? जलाशयों, कुंडों और मलकुंडों, तालाबों की समय समय पर सफाई करनी चाहिए। यानी कि जहाँ पर भी हमारा पानी पेयजल युक्त होता है उसे हमें समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? मलेरिया, फाइलेरिया जैसे रोगों के रोगवाहकों और उनके प्रजनन की जगहों का नियंत्रण खत्म कर देना चाहिए और आवासीय क्षेत्रों में और उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। कूलर की नियमित सफाई करना चाहिए, मगर मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए।
मच्छर के डंबकों को खाने वाली गम्बूसिया जो मछली होती है वो डालनी चाहिए। खाइयों, जल निकासों, अनूपों, दलदलों आदि में कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए और इसके अतिरिक्त दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना आ सकें। हमें इस प्रकार से जो है जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपायों का जो है रोकथाम हमने देखे और हम इनका उपयोग करना भी बहुत अत्यधिक आवश्यक है और करना भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर कुछ संकेत दिए हुए हैं, इनके हमें विस्तारित रूप देखना है कि इनके वास्तविक नाम क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है हमारा संकेत में MALT, यानी कि इसको हम डायरेक्टली में पढ़ेंगे माल्ट। तो इसका जो है माल्ट का फुल फॉर्म विस्तारित रूप क्या है, तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, यानी कि म्यूकोसल M, एसोसिएटेड एल लिम्फाइड और टी टिश्यू। बहुत इजी है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में एवं एनुअल एग्जाम्स क्लास 12th में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सेकंड है हमारा CMI। C मतलब सेल, M मतलब मीडिएटेड, I मतलब इम्यूनिटी। तो हमें ध्यान रखना है कि CMI का मतलब होता है सेल इम्यूनिटेड और इम्यूनिटी, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा एड्स, AIDS। अक्सर एड्स का दोस्तों हम सबको पहले से ही पता होता है, एड्स का और HIV का। तो एड्स का क्या है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसके बाद HIV का क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसके बीच में एक और दिया है NaCO, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो NaCO नाम का जो यहाँ पर फुल फॉर्म के लिए दिया है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो एड्स है उसकी कंट्रोलिंग सिस्टम होती है, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके बारे में बताते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से डिफरेंस दिए हैं, तो सबसे पहले दिया है सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, यानी कि हमें दो प्रकार के क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पर दोनों में अंतर बताना है कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट है सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत कि यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। कैसी प्रतिरक्षा प्रणाली है, बिल्कुल सामान्य इजी वे में है ना। लेकिन उपार्जित कैसी है, एक विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली है। तो कैसी है उपार्जित, विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली मानी गई है। इसके बाद सहज प्रतिरक्षा जन्मजात उपस्थित होती है, जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वह व्यक्ति के जन्म के पश्चात व्यक्ति खुद अर्जित करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ। यदि किसी प्रकार से रोग कारक शरीर में प्रविष्ट होने में सफल हो जाते हैं तो प्राकृतिक प्रतिरोधकता, सहज प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा के घटक इन्हें समाप्त कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा में इस शरीर के भीतर प्रवेश करने वाले विशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को विशेष अभिज्ञान द्वारा पहचान कर फिर नष्ट किया जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह जीवों की सुरक्षा हेतु प्रथम रक्षा पंक्ति बनाती है, यानी कि जीवों की सुरक्षा के लिए प्रथम रक्षा पंक्ति बनाती है। और यह क्या करती है, यह पूरक प्रतिरक्षी की तरह कार्य करती है, अर्थात प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता के आंशिक या पूर्ण रूप से असफल होने पर एक पूरक प्रतिरक्षी की तरह यह कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स में क्या क्या है। तो श्लेष्मा, त्वचा, आंसुओं में मौजूद रोगाणुरोधी पदार्थ, लार और भक्षाणु कोशिकाएं, ये आती हैं हमारी सहज प्रतिरक्षा में। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा में कौन कौन सी हैं, बी एंड टी कोशिकाएं। आप देखिएगा बी एंड टी सेल्स, बी एंड टी सेल्स, टी सेल्स जो इसके लिए इंपॉर्टेंट मानी गई हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय और अक्रिय प्रतिरक्षा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों IMP है, अधिकांश एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो IMP प्रश्न है और एग्जाम्स में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है और अक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या है, इसमें स्वयं शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं, जबकि अक्रिय में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित एंटीबॉडीज को एंटीजन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अन्य जीव के शरीर में निवेशित करते हैं। इसमें कुछ हटके होता है। और सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या है, इसमें एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है, और अक्रिय में क्या है, यह क्रिया जो है तुरंत क्रियाशील हो जाती है। और सक्रिय में फिर से देखिए यह हानिकारक रहित होता है, और इसमें शरीर के द्वारा बाह्य एंटीबॉडीज के प्रति अनुक्रिया से जो है खतरे की संभावनाएं होती हैं।
अब ये होता क्या है, यह चिर स्थायी होती है और यह स्थायी नहीं होती। कौन सी? अक्रिय प्रतिरक्षा स्थायी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे वे कौन कौन से रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु का संचारण होता है। यह हम अपनी भाषा में बात करें तो एड्स सर्वप्रथम कहाँ पाया गया, इसके कारण संचरण, लक्षण और रोकथाम के उपाय बताइए। या फिर हम बात करेंगे कि एड्स क्या है, इसके फैलने के क्या कारण हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर कि ये क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही ज़्यादा IMP है। ध्यान आपको इस बात पे देना है कि किस तरीके से आप इसे याद करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं याद करने के, और क्वेश्चन IMP है, किसी न किसी रूप में पेपर में प्रतिवर्ष परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। तो एड्स का जो पूरा नाम आप सबको दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, और इसका पता सर्वप्रथम 1981 में लगाया था। कब लगाया था दोस्तों? 1981 में लगा था। और यह रक्त संचरण, जननिक संसर्ग एवं माता से शिशु में फैलने वाला लैंगिक संसर्गजन्य रोग है। इतना ध्यान रखना है आपको, जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट कर देता है। कैसा रोग है ये? रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो खत्म कर देने वाला रोग है। हम देखते हैं इसके कारण क्या है। तो यह ह्यूमन इम्यूनो विषाणु यानी कि HIV के कारण होता है। इसका जो वायरस है वो HIV है। और एड्स रोग अथवा HIV का संचरण निम्न प्रकार से होता है। पहला क्या है? एक से अधिक स्त्रियों से सहवास करना, यानी कि एक से अधिक स्त्रियों के साथ संभोग की रचना करना। संदूषित सिरिंज का प्रयोग करना, यानी कि एक सिरिंज आपको लगाई, वही सिरिंज किसी दूसरे व्यक्ति को लगाएंगे तो भी HIV का वायरस फैलेगा। दूषित रक्त का आदान प्रदान करना होना, अंग प्रत्यारोपण का होना, कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक का उपयोग करना, और गर्भ के समय माता से बच्चे में यह रोग आसानी से पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ऐसे रोग जो है फैलने के कारण कई प्रकार से बनते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि रोग के लक्षण क्या हैं। तो एड्स के संक्रमण के फलस्वरूप अन्य लिम्फोसाइट्स जो होती हैं बॉडी में को सक्रिय करने वाली सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में भारी कमी आती है। उग्र रूप से पीड़ित व्यक्ति 3 वर्ष के भीतर ही अन्य संक्रमण या कैंसर के कारण मर जाते हैं। इससे मस्तिष्क को भारी क्षति और हानि पहुंचती है और यह अपनी स्मृति खो देते हैं। अब इसके उपचार क्या हैं? अभी तक इस रोग के निवारण के कोई उपचार नहीं है। इस बार यह रोग होने पर व्यक्ति का बचना असंभव है। फिर भी प्रतिरक्षा उत्तेजन विधि द्वारा शरीर में इस विषाणु की निरोधक कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। आइए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो अधिकांश एग्जाम्स में पूछे जाने वाले होते हैं। यानी कि सबसे पहला प्रश्न हमारा, डिप्थीरिया, पोलियो एवं कुकर खांसी से बचाव हेतु लगाए जाने वाले टीके का नाम बताइए। यानी कि डिप्थीरिया, पोलियो एवं कुकर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? तो उस टीके का नाम है हमारा DPT वैक्सीन एवं पोलियो वैक्सीन। यानी कि ये नाम से जो हम इसे जानते हैं, इसके माध्यम से जो है बचाव किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एलिसा का पूरा नाम लिखिए। ELISA यानी कि एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सब्वेंट अर्से। इस प्रकार से हम इसे जानते हैं। अब हम बात करेंगे कीमोथेरेपी से किस रोग का इलाज किया जाता है। तो कीमोथेरेपी से कैंसर का इलाज किया जाता है। ओपियम का क्या स्रोत होता है? तो ओपियम जो है अफीम से प्राप्त होता है। उत्तेजक पदार्थों के 3 उदाहरण, तो कैफीन, कोकीन, एम्फीमाइंस, ये जो है उत्तेजक पदार्थों के 3 उदाहरण हैं। तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो हानिकारक यौगिक का नाम है निकोटिन। अब हम बात करेंगे LSD के स्रोत का नाम बताइए। तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो कि LSD के स्रोत का नाम है। ट्रैंकुलाइजर का एक उदाहरण भी दीजिए। तो फेनोथाइएजिन जो कि ट्रैंकुलाइजर का एक उदाहरण है। हम बात करेंगे मनुष्य के विचार एवं भावनाओं को परिवर्तित करके भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो भ्रम की स्थिति को पैदा करने वाले औषधि को कहते हैं साइकोडेलिक। क्या कहते हैं दोस्तों? साइकोडेलिक। अब हम बात करेंगे HIV संक्रमण से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो एड्स। यानी कि HIV इसका वायरस है और इसके माध्यम से एड्स फैलता है। हम बात करेंगे एड्स का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो अभी दोस्तों ने यहाँ ऊपर पढ़ा है कि एलिसा का पूरा नाम बताइए। तो एलिसा जो है इसका पता करने यानी कि परीक्षण इसके द्वारा हम करते हैं। किसका? एड्स का परीक्षण हम एलिसा के द्वारा करते हैं। हम देखते हैं वर्तमान में देश के विभिन्न भागों में चिकनगुनिया रोग की पुष्टि हुई है। इस रोग के लिए उत्तरवाहक जो जीन है, उत्तरदायी जो वाहक है उसका नाम क्या है? तो चिकनगुनिया रोग के लिए जो वेक्टर का नाम है वो है एडीज मच्छर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा मच्छर है जो चिकनगुनिया के लिए वाहक बना है। तो वो है एडीज मच्छर। ध्यान रखिए दोस्तों।
प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? तो प्रतिरक्षा हमेशा 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सहज और दूसरी होती है उपार्जित। यानी कि सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है वयस्क कृमि वुचेरिया शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो वयस्क कृमि लिम्फ ग्रंथि और लिम्फ मार्ग में जो है पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पर? लिम्फ की ग्रंथियों में और लिम्फ के मार्ग में जो है ये पाया जाता है। अब हम देखेंगे इसके बाद अर्बुद यानी कि ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताइए। तो अर्बुद यानी कि ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, बिनाइल और मैग्नेट, यानी कि सुदम और दुर्दम। तो सुदम तो सरल होता है लेकिन दुर्दम बड़ा कठिन वाला ट्यूमर माना गया है। ठीक है दोस्तों। अब एड्स रोग से शरीर को कौन कौन सी प्रमुख हानि होती है? तो एड्स रोग में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है नष्ट हो जाती है। यह सबसे बड़ी हानि होती है कि रोग की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो नष्ट हो जाती है। अच्छा, गुटखा सेवन करने वाले व्यक्ति के जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने के कारण उसका जो जबड़ा है ठीक से नहीं खुलता। तो संभावित रोग का नाम क्या है इसमें? तो जो संभावित रोग है वो है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। इसमें कौन सा रोग होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक जो है रोग होता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि यहाँ पर मादा जो है मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम क्या है? तो मलेरिया जो है कौन सा है जिसके माध्यम से फैलता है? तो उसका नाम है मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर। ये क्या करती है? मलेरिया को फैलाने वाली सबसे बड़ी मच्छर होती है मादा मच्छर। ऐसे कि मादा मच्छर के नाम से हम इसे जानते हैं और यह मच्छर जो है मलेरिया को फैलाने का प्रमुख वाहक माने गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV का पूरा नाम। वैसे भी दोस्तों में से पहले पढ़ चुके हैं। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकांशतः एग्जाम्स में पूछे जाने वाला वायरस का नाम पूरा नाम बताइए। HIV या एड्स, AIDS, इन सब के बारे में अधिकांशतः पेपरों में पूछा जाता है एनिमल एग्जाम्स में। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। यदि आपको 12th क्लास में अच्छे परसेंटेज चाहिए हैं तो प्लीज़ मेरा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है जो कि क्रैश कोर्स के नाम से स्टार्ट होगा और यह पांडे कोचिंग क्लासेस में रेगुलर चलते हैं बैच हमारे यहाँ पर। इस कोर्स की कोई ज़्यादा फीस नहीं है, ओनली सिर्फ 1500 रुपये है। तो आप लोग आसानी से ज्वाइन करें और साथ ही साथ बायोलॉजी पढ़ने का मौका प्राप्त करें। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी कोशिका एवं टी कोशिकाएँ क्या हैं? या फिर क्वेश्चन आता है ओनली सिर्फ टी कोशिकाएँ क्या है? तो श्वेत रुधिर कोशिकाएँ, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। इनको शरीर की प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं माना गया है। शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, एक तो बी कोशिका, दूसरी टी कोशिका है जिसको हम कहते हैं। ये दोनों कोशिकाएं भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती हैं। यानी कि भ्रूणीय अवस्था में जो कि यकृत की कोशिकाओं के द्वारा और उसके बाद यह जो है वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती हैं। ये दोनों कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती हैं और टी कोशिकाएं कोश की प्रतिरक्षा एवं बी कोशिकाएं प्रतिरक्षियों के निर्माण का करने का कार्य करती हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों DPT का टीका किन किन रोगों से बचाव करता है, यानी कि प्रत्येक बीमारी के रोग का नाम हमें बताना है। तो यहाँ पर ये जो है दोस्तों 3 प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए लगाया जाता है DPT, डिप्थीरिया, पोलियो यानी कि डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टेटनस। यहाँ पर उसका टीका का नाम होता है DPT और इसके जो है रोगों से बचने वाले उपाय जो हैं वो हैं डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टेटनस। अब हम बात करेंगे अच्छा आदर्श टीका क्या कहलाता है। तो आदर्श टीके की विशेषताएं क्या होती हैं? तो देखिए सबसे पहले आदर्श टीके की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो टीका प्रयोग करने में नितांत सुरक्षित होना चाहिए, यानी कि चारों तरफ से टीका बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। आदर्श रूप में एक बार लगने पर ही प्रभावी होना चाहिए, यानी कि इसका प्रभाव दिखाई देना चाहिए। टीका प्रतिरक्षित प्रणाली में यानी कि प्राणी में जीवन पर्यंत प्रतिरोधकता क्षमता प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। तत्पश्चात टीका सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो और उत्पादन लागत अधिक ना हो, यानी कि यदि आप टीका सही तरीके से लगवा रहे हो तो उसके उत्पादन लागत भी बहुत कम या फिर नहीं होना चाहिए। जैसा कि अधिकांश आप सभी जानते हैं कि टीका जो हमारे यहाँ लगाया जाता है वह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। आंगनबाड़ियों में टीका लगाते हैं और यह फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिरोधकता यानी कि किसी निम्न को परिभाषित करना है, जिसमें से हमारा कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। प्रतिरोधकता वैक्सीन। तो प्रतिरोधकता क्या है? तो प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने या बचाव की क्षमता पाई जाती है।
तो प्रत्येक जीव में क्या होता है, रोगों से लड़ने या फिर उनमें बचाव की क्षमता पाई जाती है। और जीवों की रोगों से लड़ने की इसी क्षमता को प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा कहते हैं। तो दोस्तों में ध्यान रखना है कि प्रतिरोधकता क्या है, तो प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की या बचाव की क्षमता पाई जाती है, और जीवों की रोगों से लड़ने की इसी क्षमता को प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा कहते हैं। अब हम बात करेंगे वैक्सीन क्या है। तो ऐसे औषधि जिसमें किसी रोग के कमजोर रोग कारक जीव होते हैं, इसका उपयोग रोग के प्रति प्रतिरोधकता को उत्पन्न करने में किया जाता है और उसे ही हम वैक्सीन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन, और अभी प्रेजेंट में चल रहा है कोरोना, तो कोरोना की भी वैक्सीन आ जाएगी तो उसका भी नाम हम इसमें जोड़ सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन, जैसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया के क्या लक्षण हैं। तो लक्षण क्या होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, रक्तपलता यानी कि शरीर सफ़ेद दिखना, इसमें शरीर जो है सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, जल्दी थक जाना, सांस फूलना, चिड़चिड़ापन, खान पान में अरुचि, ऐसे अनेकों कारण धीरे धीरे इसमें बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हाथ पैर की उंगलियों और जोड़ों में सूजन और दर्द हो जाता है, क्योंकि उंगलियों में सूजन आ जाती है और दर्द बढ़ जाता है। तिल्ली यानी कि यकृत का बढ़ जाना, बार बार बुखार और सर्दी होना, ये इसके कुछ विशेष लक्षण हैं। और इस तरीके से दोस्तों मैंने 8th चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी आपके सामने बताए हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छे से तैयारी करें। और यदि कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। और यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ 15 दिसंबर से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आप आराम से ज्वाइन करिए। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली सिर्फ 100 रुपीज़ है, और 2.5 महीने का जो फीस है वो सिर्फ 1500 रुपये है। आप ज्वाइन करें, पढ़ें, कोई भी डाउट क्लियर करें, एग्जाम आपके सामने खड़ा हुआ है। जैसे ही पेपर स्टार्ट होंगे आपके पास डाउट बनते जाएंगे, आप प्लीज़ कमेंट करके डाउट्स को क्लियर करते जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, मैं रुद्रेश पांडे और बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक वंदन स्वागत करता हूँ।